की इस वीडियो में हम लोग बिहार के संपूर्ण इतिहास को कवर करेंगे, जिसमें कि प्राचीन बिहार का इतिहास, मध्यकालीन बिहार का इतिहास और आधुनिक बिहार के इतिहास के 300 से अधिक प्रश्नों को हम कवर करेंगे। फ्रेंड्स, यहाँ पर देख सकते हैं ये क्राउन पब्लिकेशन का जो बिहार सामान्य ज्ञान की पुस्तक है, इसमें प्राचीन बिहार के इतिहास, मध्यकालीन बिहार का इतिहास और आधुनिक बिहार के इतिहास से 300 से अधिक प्रश्न जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, उनको आप कवर करेंगे। एक ही वीडियो में कंप्लीट बिहार के इतिहास को हम कवर कर लेंगे, जो कि आपके आगामी बीपीएससी के लिए 67 बीपीएससी, सीडीपीओ, बिहार दरोगा और जो अभी वैकेंसी आने वाली है बिहार एसएससी की, उसके लिए काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी किए हुए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसे मैंने आपको बताया कि आज की इस वीडियो में हम लोग बिहार के संपूर्ण इतिहास को कवर करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रागैतिहासिक काल से आधुनिक काल तक बिहार के इतिहास से संबंधित जितने भी क्वेश्चन हैं उनको हम लोग एक ही वीडियो में कवर कर लेंगे। प्राचीन बिहार का इतिहास, मध्यकालीन बिहार का इतिहास और आधुनिक बिहार के इतिहास से संबंधित सभी क्वेश्चंस को हम चैप्टर वाइज कवर करेंगे। सबसे पहला चैप्टर है हमारा प्रागैतिहासिक काल से संबंधित जो प्रश्न होंगे उनको हम कवर करेंगे। पहला प्रश्न फ्रेंड्स पढ़िएगा और कोशिश कीजिएगा जल्दी से जल्दी आंसर अपना चुन लेने के लिए। उसके बाद जो भी करेक्ट आंसर होगा मैं आपको बता दूंगा। पहला प्रश्न देखिएगा कि इतिहासकारों ने मानवों का उद्गम काल कितने लाख वर्ष पूर्व माना है। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 10 लाख वर्ष पूर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा, जहां एक्सप्लेनेशन की आवश्यकता होगी वहां मैं आपको एक्सप्लेन करके भी बताते चलूंगा। दूसरा क्वेश्चन है कि प्रागैतिहासिक काल पूरा काल से नव प्रस्तर काल कहलाती है। तो देखिए, अलिखित प्रत्यक्ष स्रोत का काल है ये, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तीसरा क्वेश्चन है कि ऐतिहासिक काल यानी कि जो 600 ईसा पूर्व का काल है अब तक का कहलाती है। तो फ्रेंड्स, इसको कहा जाता है लिखित स्रोत का काल, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पूरा पाषाण काल है। तो फ्रेंड्स, जो पूरा पाषाण काल है ये 10 लाख से 10,000 ईसा पूर्व है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर इसका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मध्य पाषाण काल है। मध्य पाषाण काल जो है ये हो जाएगा आपका 10,000 ईसा पूर्व से 6,000 ईसा पूर्व, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा कि 6,000 से 4,000 ईसा पूर्व का काल कहलाती है। तो फ्रेंड्स, इसको कहा जाता है नव पाषाण काल, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा क्वेश्चन नंबर 7 कि कैल्कोलिथिक काल है। कैल्कोलिथिक काल जो है फ्रेंड्स ये है 2000 से 500 ईसा पूर्व, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ये सभी प्रश्न उतने इंपॉर्टेंट नहीं है, आगे आपको जब मगध का साम्राज्य हम लोग पढ़ेंगे, बौद्ध धर्म पढ़ेंगे, उसके बाद जब स्वतंत्रता संग्राम है बिहार के संदर्भ में, इन सबको जब हम पढ़ेंगे तो काफ़ी इंपॉर्टेंट वो सभी टॉपिक्स हैं आपके एग्जाम के लिए। देखिए, कांस्य युग का समय है, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका 3000 से 2000 ईसा पूर्व। उसके बाद देखिए लौह युग का समय है, तो लौह युग का जो समय हो जाएगा ये ऑप्शन इसमें से ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा कि बिहार में मानव निवास का इतिहास, यहाँ दिया गया खाली स्थान तक प्राचीन है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1 लाख वर्ष तक। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा, अब यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके स्टार्ट हो जा रहे हैं। मुंगेर, सारण, वैशाली, गया, पटना आदि से उपलब्ध हुए पाषाण औजारों तथा उपकरणों का संबंध है। तो फ्रेंड्स, इनका जो संबंध है ये है पूरा पाषाण कालीन संस्कृति से नव पाषाण कालीन संस्कृति तक। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा कि वैज्ञानिकों ने प्रारंभिक मानव का नामकरण किया है। तो फ्रेंड्स, ये क्या है? निएंडरथल। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके बीपीएससी एग्जाम के लिए, वाल्मीकि नगर जो कि पश्चिम चंपारण जिला में है, वहां से प्राप्त उपकरण किस काल के हैं? बताइए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, राइट आंसर जो है ये हो जाएगा आपका पूरा पाषाण कालीन। ठीक है, पूरा पाषाण कालीन उपकरण यहाँ से मिले हैं, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा कि मुंगेर से प्राप्त अवशेष किस युग के हैं। ये क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा जा चुका है बीपीएससी में, तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा इसका मध्यवर्ती प्रस्तर युग, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। उसके बाद अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा कि बिहार में आदि मानव के उपस्थिति के आरंभिक साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? बताइए। तो देखिए फ्रेंड्स, ये जो प्राप्त हुआ है ये प्राप्त हुआ है नालंदा एवं मुंगेर से। क्लियर है, ध्यान रखिएगा, नालंदा और मुंगेर जिलों में उत्खनन से पत्थर की कुल्हाड़ी, विभिन्न उपकरणों में लाए जाने वाले पत्थर के औजार आदि प्राप्त हुए हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 16 है कि बिहार में आदि मानव के उपस्थिति के आरंभिक साक्ष्य किस युग के हैं? बताइए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, करेक्ट आंसर जो हो जाएगा इसका ये हो जाएगा पूर्व प्रस्तर युग। किस युग का? पूर्व प्रस्तर युग, ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा कि बिहार में मध्यवर्ती प्रस्तर युग के साक्ष्य मिले हैं। तो फ्रेंड्स, ये कहाँ से मिले हैं? तो फ्रेंड्स ध्यान देंगे, ये जो मिला है मध्यवर्ती प्रस्तर युग के साक्ष्य, ये जो मिला है ये मिला है मुंगेर से। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, मुंगेर से ये प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा कि चिरांद, सारण एवं चेचर, वैशाली से किस युग के अवशेष प्राप्त हुए हैं? बताइए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए फ्रेंड्स राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा नव प्रस्तर युग। ठीक है, ध्यान रखिएगा, नव प्रस्तर युग।
9 प्रस्तर युग हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि बिहार में ताम्र प्रस्तर युग के परवर्ती चरण के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो फ्रेंड्स ये प्राप्त हुए हैं चिरांद सारण, चेचर वैशाली, मनेर एवं सोनपुर से। तो उपयुक्त सभी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि बिहार के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो देखिए यहाँ पर आपको चारों कथन दिखाई दे रहे हैं। ऑप्शन नंबर जो डी है उपयुक्त सभी है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट देखिएगा फ्रेंड्स, अब यहाँ से ऐतिहासिक काल का जो चैप्टर है उसको हम लोग कवर करेंगे। तो चलिए पहला प्रश्न पढ़िए। पहला प्रश्न पूछा गया है कि ऐतिहासिक काल कहलाता है, तो ऐतिहासिक काल जो है ये कहलाता है 600 ईसा पूर्व के पश्चात को। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए ऐतिहासिक काल में प्रचलित था, तो ऐतिहासिक काल में जादू टोना, तंत्र मंत्र और सिद्धि उपासना सभी प्रचलित थे। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि ऐतिहासिक युग की प्रथा आज के समय में परंपरागत रूप से चली आई है, वह है? तो फ्रेंड्स वह है बहेलिया कार्य, सपेरा, जादू टोना, ये सभी अभी भी उपलब्ध हैं हमारे समाज में। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि ऐतिहासिक युग में बिहार के किस क्षेत्र में मनुष्यों की सर्वाधिक बसावट हुआ था? तो ये फ्रेंड्स ये हुआ था गंगा घाटी के क्षेत्र में। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा कि ऐतिहासिक युग के किस चैत्यालय से शक्ति उपासक शक्ति प्राप्त करते थे? तो फ्रेंड्स ये कहाँ से प्राप्त करते थे? तो ये प्राप्त करते थे आपके पूर्णभद्र चैत्यालय और मणिभद्र चैत्यालय से। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, ए और बी दोनों राइट आंसर इसका हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा फ्रेंड्स, यहाँ से अब और भी इंपॉर्टेंट आपका यहाँ से चैप्टर शुरू होता है प्राचीन बिहार में शासन प्रबंध, जिसमें जितने भी राजवंश हुए हैं मगध में खास करके उनको हम लोग इसको यहाँ कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं फ्रेंड्स। पहला क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन है कि मगध राजवंश का प्रतापी राजा जो बृहद्रथ था उसका उल्लेख है। तो देखिए महाभारत तथा पुराणों के अनुसार मगध राजवंश का प्रतापी राजा कौन था? बृहद्रथ था। जय संहिता जो कि महाभारत का पुराना नाम है, इसके अनुसार बृहदत्त का पुत्र जरासंध था। जरासंध मगध का प्रतापी सम्राट था। भागवत पुराण और महाभारत के सभा पर्व में जो है जरासंध वध की कथा है, इसको भी ध्यान रखिएगा। तो ये राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर महाभारत पुराण और बौद्ध ग्रंथ में, तो उपयुक्त सभी हो जाएगा। उसके बाद देखिए मगध सम्राट का जरासंध का उल्लेख है। अभी मैंने आपको बताया कि जरासंध जो था यह मगध का प्रतापी सम्राट था और यह जो था बृहदत्त का जो है पुत्र था। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर इसका भी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, भागवत पुराण, महाभारत और बौद्ध ग्रंथ में। उसके बाद देखिए मगध सम्राट बिंबिसार कितने हजार गांव यानी कि जनपद का अधिपति था? तो बौद्ध ग्रंथ के अनुसार बिंबिसार 80,000 गांव यानी कि जनपद का अधिपति था। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बौद्ध ग्रंथों के अनुसार, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि मगध सम्राट बिंबिसार कुल उपज का कितना भाग भूमि कर लेता था? तो फ्रेंड्स ये लेता था 1/6 भाग। अगला क्वेश्चन देखिए कि मगध सम्राट बिंबिसार को सेणीय क्यों कहा जाता है? तो देखिए बिंबिसार जो था यह प्रथम भारतीय शासक था जिसने अस्थायी सेना रखी थी और जिसके कारण उसे सेनीय या ऐसे भी लिखा जाता है श्रेणीय, ठीक है, श्रेणीय या फिर सेनीय, दोनों तरह से आप याद रखिएगा, इसको कहा जाता था। और इसने ही पहली बार हाथी का प्रयोग युद्ध के दौरान किया था। ठीक है, चलिए पूछा जाता है कि किस महाजनपद में हाथी का प्रयोग सबसे पहले हुआ था? तो याद रखना है मगध में। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अस्थायी सेना बना रखी थी इसने। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा कि गौतम बुद्ध मगध के किस राजा के शासनकाल में बुद्धत्व की प्राप्ति की थी? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा बिंबिसार। बिंबिसार का राजवैद्य था जीवक। ठीक है, पूछा जाता है कि जीवक क्या था? तो एक चिकित्सक था और यह बिंबिसार का राजवैद्य था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा फ्रेंड्स कि मगध सम्राट अजातशत्रु की राज विस्तार नीति का उल्लेख किस जैन ग्रंथ में हुआ है? तो यह है निर्यावली सूत्र। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि मगध सम्राट अजातशत्रु के शासनकाल में मगध और वैशाली के बीच कितने वर्षों तक युद्ध चला था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, बताइए। तो देखिए मगध और वैशाली के बीच 16 वर्षों तक युद्ध चला था। ठीक है, इस युद्ध में अजातशत्रु ने महाशिलाकंटक, यहाँ मैं लिख देता हूँ महाशिलाकंटक, ठीक है, याद रखेंगे, महाशिलाकंटक और रथमुसल, ये दोनों ध्यान रखना है आपको। महाशिलाकंटक और रथमुसल अस्त्रों का प्रयोग सर्वप्रथम किया था। क्लियर? तो राइट आंसर कितना हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा 16 वर्षों तक। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा कि मगध सम्राट अजातशत्रु के शासनकाल में प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन राजगृह में कब हुआ था? तो देखिए अजातशत्रु के शासनकाल के 8वें वर्ष 483 ईसा पूर्व में जो है गौतम बुद्ध को महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ था और अजातशत्रु के शासनकाल में ही प्रथम जो बौद्ध संगीति हुई थी ये 483 ईसा पूर्व में हुई थी। ठीक है फ्रेंड्स, कहाँ पर इसका आयोजन किया गया था? तो यहाँ राजगृह लिखा गया है ऑलरेडी, ध्यान रखेंगे। अध्यक्षता किसने किया था? तो महाकश्यप ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा किस मगध सम्राट ने पाटलिपुत्र नगर बसाया था? तो यह उदयन था। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, उदयन था, ध्यान रखेंगे, ऑलरेडी आपको पहले से पता भी होगा।
फ्रेंड्स प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और किसी भी ग्रुप में है आप, चाहे टेलीग्राम हो, व्हाट्सएप हो, फेसबुक हो, अपने फ्रेंड्स के पास इसको शेयर जरूर कर दीजिएगा। हरेंक वंश का अंतिम मगध सम्राट कौन था? तो फ्रेंड्स यह जो था यह नागदशक था। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। हरेंक वंश पूछा गया है, बिंबिसार जिसका संस्थापक था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा कि किस मगध सम्राट ने वैशाली को वास्तविक राजधानी बनाया? तो किसने बनाया था फ्रेंड्स? ये बनाया था शिशुनाग ने। ठीक है, वैशाली को शिशुनाग ने राजधानी बनाया था, लेकिन पुनः जो है वैशाली से राजधानी को जो पाटलिपुत्र था ये किसने ले गया? तो फ्रेंड्स ये कालाशोक ले गया था। ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा कि किसके शासनकाल में द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन वैशाली में हुआ था? तो सही आंसर कालाशोक हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। 14 नंबर क्वेश्चन है इसमें का कि किस मगध सम्राट को बौद्ध ग्रंथों में उग्रसेन अर्थात प्रचंड सेना का स्वामी कहा गया है? अब ध्यान से सुन लीजिए। देखिए फ्रेंड्स, महापद्मनंद एक दृढ़ और योग्य शासक था। उसका राजकोष भरपूर और उसका जो सेना था बहुत ही बलशाली और प्रचंड सेना थी। अपनी अपार संपत्ति एवं बल के कारण ही वह महापद्म कहलाया। उसे उग्रसेन भी कहा गया था। पुराणों में उसे सर्वछत्रांतक, यहाँ मैं लिखता हूँ पुराणों में उसे सर्वछत्रांतक, ये याद रखेंगे, पूछा जाता है। पुराणों में उसको सर्वछत्रांतक अर्थात सब क्षत्रियों का नाश करने वाला, तथा बौद्ध ग्रंथों में इसे उग्रसेन अर्थात प्रचंड सेना का स्वामी कहा गया है। क्लियर है? तो महापद्मनंद हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका। और ध्यान रखेंगे महापद्मनंद को एकराट भी कहा जाता था। एकराट इसने स्वयं को कहा था। और सबसे पहले ध्यान रखेंगे खारवेल का जो हाथी गुफा लेख है, हाथी गुम्फा लेख, उसमें से यह प्राप्त होता है कि महापद्मनंद जो था उसने कलिंग को सबसे पहले जीता था। ठीक है, मगध का पूछा जाता है कि कौन सा शासक कलिंग को सबसे पहले जीता था, तो याद रखेंगे यह महापद्मनंद है। ठीक है, और इसी खारवेल के हाथी गुम्फा अभिलेख से कलिंग विजय की जानकारी प्राप्त होती है महापद्मनंद की। उसके बाद 15 नंबर क्वेश्चन देखिए, किस मगध सम्राट ने अपने दरबार में चाणक्य को अपमानित किया था? तो यह कोई और नहीं, यह घनानंद था। यहाँ बना लीजिएगा, नंदवंश का यह आखिरी शासक था। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, क्वेश्चन नंबर 16 है कि मगध सम्राट घनानंद पर चंद्रगुप्त की विजय गाथा का वर्णन नाटककार विशाख दत्त ने किस नाट्य पुस्तक में किया हुआ है? तो ये मुद्रा राक्षस है इनकी, यहाँ मुद्रा राक्षस बना लीजिएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर इसका हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 देखिएगा, किस मगध सम्राट ने व्याकरणाचार्य पाणिनि को पुरुषपुर, जो कि पेशावर का नाम था उस समय, वहां से पाटलिपुत्र आमंत्रित किया था? तो किसने किया था? महापद्मनंद ने किया था। अगला क्वेश्चन देखिए, किस सम्राट ने भारत में सर्वप्रथम केंद्रीकृत व्यवस्था स्थापित किया था? तो फ्रेंड्स ये किसने किया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि मौर्यकालीन शासन व्यवस्था कितने प्रांतीय भागों में विभक्त था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप स्टार मार्क लगा लीजिएगा। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर जो है फ्रेंड्स इसका हो जाएगा 5। ठीक है, 5 प्रांतीय भागों में विभाजित था। और ये 5 क्या था? उत्तरापथ था, दक्षिणापथ था, उसके बाद अवंती था, प्राची था, कलिंग था। ठीक है, ध्यान रखेंगे। उत्तरापथ की राजधानी तक्षशिला थी, दक्षिणापथ की राजधानी स्वर्णगिरी थी, अवंती की राजधानी उज्जैनी थी, प्राची की राजधानी पाटलिपुत्र थी, कलिंग की राजधानी तोसली थी। और मौर्य काल में प्रांत को चक्र कहा जाता था, ये भी आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि वह ग्रंथ जिसमें पाटलिपुत्र प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है, तो वह क्या है? इंडिका है। मेगास्थनीज का लिखा हुआ पुस्तक है इंडिका। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा, मौर्यकालीन राजा व्यवस्था के किस अंग का प्रमुख होता था? तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कार्यपालिका का भी, व्यवस्थापिका का भी और न्यायपालिका का भी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि मौर्यकालीन नगर प्रशासन में कितनी समितियों का सहयोग रहता था? तो ये समिति कितनी थी? तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ये समिति कितनी थी? 6 समिति थी। कौन कौन सी? तो शिल्प कला समिति, विदेश समिति, जनसंख्या समिति, उद्योग व्यापार समिति, वस्तु निरीक्षक समिति और कर निरीक्षक समिति, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि मौर्यकालीन मंत्री परिषद में कितने मंत्री होते थे? तो फ्रेंड्स देखिए राइट आंसर जो होगा इसका हो जाएगा आपका 12 से 20 मंत्री होते थे। नेक्स्ट देखिएगा 23 नंबर कि मौर्यकालीन केंद्रीय शासन संचालन के लिए कई विभाग बनाए गए थे, उन विभागों को क्या कहा जाता था? तो उनको कहा जाता था तीर्थ, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर इसका हो जाएगा। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में कितने तीर्थों यानी कि विभागों का उल्लेख है? बताइए, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, और लूसेंट में जो चार्ट बना करके दिया हुआ है उसको आप जरूर पढ़ के जाइएगा कि किस विभाग का अध्यक्ष क्या कहलाता था, उसको आप एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा। तो देखिए राइट आंसर जो हो जाएगा फ्रेंड्स इसका हो जाएगा 18। उसके बाद देखिए मौर्यकालीन गुप्तचर व्यवस्था कितने भागों में विभक्त थी? तो फ्रेंड्स यह थी 2 भाग में। ठीक है, एक था आपका संस्था और दूसरा था संचरा। ठीक है, संस्था और संचरा। संस्था जो होता था इसमें गुप्तचर जो थे संगठित होकर के कार्य करते थे, और संचरा जो होता था इसमें भ्रमणशील गुप्तचर होते थे जो घूम घूम कर कार्य करते थे। मौर्यकालीन राजस्व के कितने स्रोत थे? बताइए, राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? तो 7 स्रोत थे। उसके बाद देखिए मौर्यकालीन मुद्रा क्या कहलाती थी?
बहुत ही आसान क्वेश्चन है, पण कहलाती थी। अर्थशास्त्र में सीता भूमि की व्यवस्था इस प्रकार है, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। सीता भूमि, बताइए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर भूमि पर खेती से प्राप्त होने वाली आय। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा। देखिए, मौर्य सम्राट बिंदुसार के राज दरबार में यूनानी शासक, यहाँ शासक बना लीजिएगा, एंटियोकस प्रथम ने किसे राजदूत बना करके भेजा था? तो फ्रेंड्स ये भेजा था डाइमेकस को। किसको? डाइमेकस को, जो कि देखिए डाइमेकस ऑप्शन में नहीं दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि ग्रीक शासक सेल्यूकस को किसने पराजित किया था? तो सेल्यूकस निकेटर को चंद्रगुप्त मौर्य ने पराजित किया था। ठीक है। उसके बाद देखिएगा कि नागार्जुनी पहाड़ी गुफाओं में किसने आजीविकों के लिए गुफाओं का निर्माण करवाया था? तो ये अशोक और दशरथ जो था, अशोक का पौत्र, उसने करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि किस मगध सम्राट ने गुप्त संवत का प्रवर्तन किया था? बताइए। तो सही आंसर हो जाएगा इसका चंद्रगुप्त प्रथम ने। किस मगध सम्राट के शासनकाल में चीनी बौद्ध यात्री फाहियान आया था? तो फ्रेंड्स फाहियान जो है यह चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था। चंद्रगुप्त प्रथम का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? तो चंद्रगुप्त प्रथम का राज्याभिषेक जो है ये पाटलिपुत्र में हुआ था। गुप्त वंश की स्थापना पूछा गया है, तो श्रीगुप्त ने किया था। कब किया था? तो 320 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा कि बिहार में गुप्त शक्ति के संगठन का श्रेय किसे दिया जाता है? तो फ्रेंड्स ये दिया जाता है चंद्रगुप्त द्वितीय को, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य को। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि किस शासक से सिंहल यानी कि श्रीलंका के राजा मेघवर्मन ने बोधगया में बौद्ध मठ स्थापित करने की अनुमति मांगी थी? तो ये समुद्रगुप्त से मांगी थी। ठीक है। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का युग है, तो ये गुप्त काल में हुआ था इसका स्थापना। ठीक है। चलिए, और इसकी स्थापना किसने करवाई थी जरा आप कमेंट करके बताइएगा। ठीक है फ्रेंड्स। चलिए, नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक था, देखिए यहाँ आ गया क्वेश्चन। अब मैं ही बता देता हूँ, राइट आंसर जो हो जाएगा इसका कुमारगुप्त हो जाएगा। बोधगया के महाबोधि मंदिर की स्थापना हुई थी? तो फ्रेंड्स इसकी स्थापना गुप्त काल में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि चीनी बौद्ध यात्री फाहियान कितने समय तक पाटलिपुत्र में रहा था? तो फ्रेंड्स ये रहा था 3 वर्ष तक। उसके बाद देखिए, खगोल शास्त्री आर्यभट्ट का संबंध बिहार के किस नगर से था? तो फ्रेंड्स इनका संबंध जो था ये पाटलिपुत्र से था, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद देख लीजिएगा किसने यह वर्णन किया है कि मध्य भारत के सभी देशों में मगध देश में सर्वाधिक नगर थे। धनपतियों ने यहाँ चिकित्सालय बनवाए थे जहाँ रोगियों को निःशुल्क भोजन और दवाएं दी जाती थी। तो सही आंसर हो जाएगा फाहियान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, चीनी बौद्ध यात्री हेनस्वांग जो है ये बिहार के किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? हेनस्वांग आया था हर्षवर्धन के शासनकाल में। और फ्रेंड्स इसने जो पूछा गया है कि अध्ययन किया था, तो हेनस्वांग जो था इसने अध्ययन किया था नालंदा में। चीनी बौद्ध तीर्थयात्री इत सिंह बिहार के किस विश्वविद्यालय में 10 वर्षों तक अध्ययन किया था? तो फ्रेंड्स इसने अध्ययन किया था, इसने भी नालंदा में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। 47 नंबर देखिए, महाबोधि वृक्ष को क्षति पहुंचाने वाला शासक था, तो ये गौड़ नरेश शशांक था। गुप्त वंशी शासक किस धर्म को मानते थे? तो ये कौन से धर्म को मानते थे गुप्त वंश के शासक, पूछा गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा ये वैष्णव। ठीक है फ्रेंड्स। चलिए, गरुड़ इनका जो था राज्य चिन्ह था, आपको याद भी होगा। उसके बाद 49 नंबर देख लीजिएगा। 49 नंबर है कि मगध के किस प्रवर्ती गुप्त वंश का अंतिम शासक था? तो गुप्त वंश का जो आखिरी शासक जीवित गुप्त था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा कि मुगल काल की माफ करेंगे गुप्त काल की समाप्ति के बाद किस वंश का शासन मगध में स्थापित हुआ? तो फ्रेंड्स ये था मौखरी वंश। ठीक है। चलिए, यहाँ सब देखिए जैन धर्म और बिहार के संदर्भ में जितने भी क्वेश्चन हैं उनको हम कवर करेंगे। देखिए, पहला प्रश्न है कि जैन दर्शन के अनुसार संसार का वास्तविक कारण क्या है? तो सही आंसर हो जाएगा इसका आदि तत्व। ठीक है, ध्यान रखिएगा। जैन दर्शन के अनुसार आदि तत्व कितने हैं? तो फ्रेंड्स ये हैं 6 आदि तत्व हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जैन दर्शन के अनुसार जिन कहलाता है? तो जिन किसको कहा जाता है? जिन कहा जाता है मुक्ति, जीवन, मोक्ष और कर्मक्ष को। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि जैन धर्म में जीवन का अंतिम लक्ष्य क्या है? तो तृष्णा जनित बंधन से मुक्ति है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा कि विश्व का प्राचीनतम शास्त्रीय धर्म कौन सा है? विश्व का प्राचीनतम शास्त्रीय धर्म, बताइए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? तो देखिए फ्रेंड्स ध्यान दीजिएगा, मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। देखिए, जैन धर्म जो है विश्व का प्राचीनतम शास्त्रीय धर्म है जो दर्शन पर आधारित है। ठीक है। इस धर्म का संबंध बिहार से प्रारंभिक काल से ही रही थी। बिहार में ही जैन धर्म विस्तार पाया, ध्यान रखेंगे। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जैन धर्म। छठा प्रश्न देखिएगा कि जैन धर्म कहाँ से विस्तार पाया? तो अभी मैंने आपको बताया है कि ये बिहार से। जैन धर्म के पहले तीर्थंकर ऋषभदेव थे और आखिरी और 24वें तीर्थंकर जो थे ये भगवान महावीर थे। ठीक है, वर्धमान महावीर, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, टोटल 24 तीर्थंकर हुए हैं। 10वें तीर्थंकर शीतलनाथ का चरण चिन्ह कहाँ अंकित है? तो फ्रेंड्स ये चतरा में हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि 24 जैन तीर्थंकरों में से कितने तीर्थंकरों ने
सम्मेद शिखर, जिसको कि अब पारसनाथ की जो पहाड़ी है पर निर्वाण प्राप्त किया था। तो फ्रेंड्स ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 20, ठीक है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए पारसनाथ श्री सम्मेद शिखर किस तीर्थंकर के नाम पर पड़ा था? तो फ्रेंड्स ये पड़ा था पार्श्वनाथ के नाम पर, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि श्री सम्मेद शिखर यानी कि पारसनाथ पहाड़ को प्राचीन काल में कहा जाता था, तो इसको कहा जाता था समाधिगिरी, समितगिरी और मल पर्वत, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा उपयुक्त सभी। सभी के सभी प्रश्न जो हैं बिहार से संबंधित हैं। किस तीर्थंकर का जन्म मिथिला में हुआ था? तो राइट आंसर जो हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है, मल्लीनाथ का, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 13 कि किस तीर्थंकर का जन्म चंपापुर यानी भागलपुर के निकट में हुआ था? तो राइट आंसर हो जाएगा वसु पूज्य का। उसके बाद देखिए 20वें तीर्थंकर सुब्रतनाथ का जन्म कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म जो है ये राजगृह में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए चंद्रगुप्त मौर्य के समकालीन जैनाचार्य की पवित्र समाधि कहाँ है? तो फ्रेंड्स ये पटना में है। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में प्रथम जैन संगति का आयोजन कहाँ हुआ था? तो फ्रेंड्स ये हुआ था पाटलिपुत्र में, ठीक है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए प्रथम जैन संगति का अध्यक्षता किस जैनाचार्य ने किया था? तो ये क्या था? स्थूलभद्र ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा किस जैन संगति के पश्चात जैन धर्म दिगंबर एवं स्वतंबर में विभाजित हो गया था? तो फ्रेंड्स ये है प्रथम संगति, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर इसका हो जाएगा। दिगंबर के उप संप्रदाय हैं, तो ये हो जाएगा आपका 20पंथी, 13पंथी और समयापंथी, तो उपयुक्त सभी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 देखिएगा कि 24वें जैन तीर्थंकर महावीर का काल था, तो ये हो जाएगा 540 ईसा पूर्व से 468 ईसा पूर्व तक। जैन धर्म के किस शास्त्र को वेद में सम्मिलित किया गया है? तो फ्रेंड्स ये है आगम शास्त्र, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऋग्वेद की ऋचाओं में किन दो जैन तीर्थंकरों का उल्लेख है? तो यह है ऋषभदेव और अरिष्टनेमी। अरिष्टनेमी को भगवान कृष्ण का निकट संबंधी भी माना जाता है। जैन का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो ये हो जाएगा मनोवेगों एवं इंद्रियों को वश में करने वाला, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। निर्ग्रंथ किन्हें कहा जाता है? निर्ग्रंथ किन्हें कहा जाता है? तो जैनों को कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। देखिए पूर्व किसके प्राचीन धार्मिक ग्रंथ है? तो ये हो जाएगा जैनों का है यह। 24वें तीर्थंकर महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? तो फ्रेंड्स इनका जन्म कुंडग्राम वैशाली में हुआ था, ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए 24वें तीर्थंकर जो महावीर थे उनका अधिक समय कहाँ बीता था? तो ये मगध हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। महावीर ने किस भाषा में प्रवचन दिया करते थे? तो ये अर्धमागधी में, ठीक है, और गौतम बुद्ध पाली भाषा में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ज्ञान प्राप्ति के बाद महावीर ने अपने प्रथम प्रवचन कहाँ दिया था इन्होंने? तो इन्होंने दिया था राजगृह में। 30 नंबर देखिए महावीर का पहला शिष्य कौन था? यहाँ पर ऑप्शन है, तो पहला शिष्य जमाली थे या जामिल थे, जो भी आप पढ़िए। फ्रेंड्स अब बौद्ध धर्म और बिहार से संबंधित जितने भी क्वेश्चन हैं उनको हम कवर करेंगे। देखिए पहला प्रश्न है कि गौतम बुद्ध ने बोध गया में कब सर्वोच्च ज्ञान यानी कि बोधि प्राप्त किया था? तो फ्रेंड्स ध्यान दीजिएगा 35 वर्ष की अवस्था में 528 ईसा पूर्व में जो है इन्होंने ज्ञान प्राप्त किया, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 528 ईसा पूर्व। बुद्ध का तात्पर्य है तो प्रबुद्ध व्यक्ति हो जाएगा। निर्वाण का क्या अर्थ है? निर्वाण का अर्थ है फ्रेंड्स समाप्त होना या बुझना, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। बौद्ध धर्म का मूल सिद्धांत है, बौद्ध धर्म का मूल सिद्धांत है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, प्रतीत्यय समुत्पाद, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा, अगला क्वेश्चन है हमारा कि बौद्ध धर्म के अनुसार जीवन का चरम लक्ष्य है, तो यह है आपका निर्वाण प्राप्ति, जीवन मरण के चक्र से मुक्त हो जाना और मोक्ष प्राप्त करना, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा उपयुक्त सभी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 7 देख लीजिए कि गौतम अथवा सिद्धार्थ कितने वर्ष की आयु में सर्वोच्च ज्ञान यानी कि बोधि प्राप्त कर बुद्ध बने थे? तो अभी मैंने आपको बताया 35 वर्ष। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 8 है कि गौतम अथवा सिद्धार्थ का जन्म कब कपिलवस्तु के लुम्बिनी में हुआ था? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 563 ईसा पूर्व में। गौतम अथवा सिद्धार्थ का लालन पालन किसने किया था? तो इनकी मौसी थी प्रजापति गौतमी, इन्होंने ही किया था, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा 10 नंबर क्वेश्चन है कि गौतम अथवा सिद्धार्थ का गृह त्याग कहलाता है? तो फ्रेंड्स ये कहलाता है महाभिनिष्क्रमण, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि दिव्य ज्ञान प्राप्ति के बाद बुद्ध ने सारनाथ में 5 शिष्यों को धर्मोपदेश दिया था, इसी के साथ बौद्ध धर्म की स्थापना हुई। बौद्ध परंपरा में इसे कहा जाता है, तो फ्रेंड्स इसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है धर्म चक्र परिवर्तन, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि बिहार के बौद्धकालीन गणराज्यों का विस्तृत वर्णन किस बौद्ध ग्रंथ में है? तो फ्रेंड्स यह है अंगुत्तर निकाय में। 16 महाजनपदों की जानकारी जो है इसी अंगुत्तर निकाय से में मिलती है। क्वेश्चन नंबर 13 देख लीजिएगा कि बौद्धकालीन मुगल सम्राट
बिंबिसार 12 नयुत, यहाँ पर देखिए लिखा गया है कि 1,20,000 प्रजाजनों के साथ राजगिरी के लट्ठी वन उद्यान में बुद्ध के अनुयायी बने थे। इसका उल्लेख किस बौद्ध ग्रंथ में है? तो इसका उल्लेख जो है यह विनय पिटक में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा कि बुद्ध के समकालीन मगध सम्राट बिंबिसार कितने हजार ग्रामों का अधिपति था? तो ये प्रश्न पहले भी हम लोगों ने कवर कर लिया था। राइट आंसर 80,000। बौद्धकालीन मगध की चर्चा है तो फ्रेंड्स यह है और अथर्ववेद में, पुराण में और बौद्ध ग्रंथ में भी। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा उपयुक्त सभी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा कि राजगृह नगर, पांडव, उसके बाद देखिए गजकुट, व्यवहार, इसीगिल और विपुल आदि 5 पहाड़ियों से घिरा होने के कारण बौद्ध काल में गिरिव्रज कहलाता था। इसका उल्लेख किस बौद्ध ग्रंथ में है? तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सुत्त निपात की अटकथा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि बौद्ध धर्म का सबसे प्रमुख विशेषता जिसने इसके प्रचार में सहायता प्रदान की, तो यह हो जाएगा आपका लोक भाषा का प्रयोग। ठीक है, चलिए पाली भाषा का प्रयोग किया गया था। गौतम बुद्ध वैशाली प्रवास कहाँ किया था? तो सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, लुवग्राम में। उसके बाद देखिए बौद्ध भिक्षु अम्रपाली ने एक कविता अपनी वृद्धावस्था एवं बुद्ध के सत्य वचनों को प्रतिपादित करती हुई लिखी थी। यह कविता किस पुस्तक में संग्रहित है? तो फ्रेंड्स यह जो है यह थेरी गाथा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद देख लीजिएगा कि बौद्ध ग्रंथ शतपथ ब्राह्मण, विनय पिटक आदि की रचना कहाँ हुई? तो सही आंसर हो जाएगा बिहार में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए कि गंडक नदी का उल्लेख किस बौद्ध ग्रंथ में हुआ है? तो देखिए फ्रेंड्स राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, शतपथ ब्राह्मण में। उसके बाद देखिए बुद्ध के कथानुसार बौद्धकालीन राजाओं ने तृष्णा एवं अविधानाश निवारण के लिए स्थापित किए थे। तो ये किए थे आपका महाविहार, विश्वविद्यालय और संघाराम। तो उपयुक्त सभी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि वैशाली के लिच्छियों ने अविधा निवारण के लिए कितने संघाराम स्थापित किए थे? तो सही आंसर हो जाएगा 7,707। उसके बाद देखिए रुमिनदेई किस घटना से संबंधित है? तो यह बुद्ध के जन्म से संबंधित है। सुत्त साहित्य किस धर्म से संबंधित है? सुत्त साहित्य जो है यह किस धर्म से संबंधित है बताइए? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा बौद्ध धर्म से। प्रथम बौद्ध संगति जो है ये कहाँ हुई थी? तो फ्रेंड्स ये राजगृह में हुई थी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अजातशत्रु के शासनकाल में। दूसरी बौद्ध संगति जो है ये कहाँ हुई थी? तो दूसरी हुई थी वैशाली में। तीसरी पाटलिपुत्र में हुई थी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसका 28 का सी हो जाएगा। चौथी जो है यह कश्मीर में हुई थी। प्रथम बौद्ध संगति मगध सम्राट अजातशत्रु के शासनकाल में राजगृह के सप्तकर्णी गुफा में हुई थी। इस बौद्ध संगति के पश्चात किस बौद्ध ग्रंथ की रचना हुई थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा सुत्त पिटक और विनय पिटक। ठीक है फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। और एक है अभिधम्म पिटक, आगे आपको वो भी मिलेगा। तीनों पिटकों की भाषा जो है ये पाली भाषा है। तृतीय बौद्ध संगति अशोक के शासनकाल में पाटलिपुत्र के अशोकाराम विहार में आयोजित हुई थी। इस आयोजन की अध्यक्षता किसने किया था? तो फ्रेंड्स ये मोगलीपुत्र तीस ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि पाटलिपुत्र में हुई तृतीय बौद्ध संगति के पश्चात किस बौद्ध ग्रंथ की रचना हुई थी? तो फ्रेंड्स ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए अभिधम्म पिटक। ठीक है, सुत्त पिटक विनय पिटक का तो पहले ही हो गया था, पहले ही संगति में, और अभी जो हुआ था ये अभिधम्म पिटक की जो है रचना हुई थी। बौद्ध संघ में स्त्रियों के प्रवेश की अनुमति बुद्ध द्वारा कहाँ पर दी गई थी? तो सही आंसर हो जाएगा इसका वैशाली में। अगला क्वेश्चन देखिएगा, और पहली भिक्षुणी जो थी ये प्रजापति गौतमी हुई थी। गौतम बुद्ध की शिक्षाएं सर्वप्रथम संकलित की गई, तो ये हो जाएगा आपका त्रिपिटक में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि बौद्ध दर्शन के अनुसार कारण एवं कार्य के सिद्धांत को इस प्रकार माना जाता है, तो ये हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, प्रतीत्य समुत्पाद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि बौद्ध धर्म का हीनयान संप्रदाय विश्वास करता है, बताइए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? तो करेक्ट आंसर जो है फ्रेंड्स इसका हो जाएगा गौतम बुद्ध एक महामानव है, अवतार नहीं। उसको देखिए किस बौद्ध ग्रंथ से संघ जीवन के नियम प्राप्त होते हैं? तो ये हो जाएगा विनय पिटक से। अगला क्वेश्चन लिखिएगा कि बौद्धकालीन अभिलेख किस भाषा में लिखे गए हैं? तो फ्रेंड्स ये लिखे गए हैं पाली भाषा में। 38 नंबर देखिए कि वैशाली में हुई द्वितीय बौद्ध संगति के पश्चात बौद्ध संघ विभक्त हो गया था, तो फ्रेंड्स ये हो गया था महासांगिक में। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि बौद्ध धर्म की किस शाखा में अनात्म सिद्धांत एवं पुद्गल को मान्यता दी गई है? तो ये हो जाएगा सर्वास्तिक में। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिएगा कि बुद्ध के अनुसार निम्नलिखित में से किससे निर्वाण की प्राप्ति होती है? तो फ्रेंड्स ये होती है अष्टांगिक मार्ग का अनुपालन करके। ठीक है, अष्टांगिक मार्ग जो है ये बौद्ध धर्म से संबंधित है, पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा। अष्टांगिक मार्ग का संकल्पना अंग है, तो फ्रेंड्स ये है धर्म चक्र प्रवर्तन सूत्र के विषय वस्तु का, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा।
उसके बाद देखिए न्याय शास्त्र से संबंधित ग्रंथ जो है तत्व चिंतामणि की रचना कहाँ हुई थी? तो इसकी रचना बिहार में हुई थी। उसको देखिएगा फ्रेंड्स कि बौद्धकालीन बिहार के गाँव के समूह कहा जाता था। तो इसको क्या कहा जाता था? इसको कहा जाता था आपन। इसको ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद देखिए बौद्धकालीन बिहार में कितने प्रकार के शिल्प प्रचलित थे? तो 25 प्रकार के। बुद्ध ने विवाह योग्य बालिकाओं को किस प्रकार का उपदेश दिया था? तो सही आंसर हो जाएगा आपका शिल्प बनने का, ठीक है, शिल्पी बनने का। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा कि बुद्ध के समय बिहार में बैलों की जोड़ी कितने कहापन यानी कि प्रचलित मुद्रा में मिलता था? बैल की जोड़ी जो थी ये कितने, मतलब इनकी कीमत क्या थे? तो सही आंसर इसका हो जाएगा आपका 24 कहापन, ठीक है। ये उस समय की मुद्रा थी, प्रचलित मुद्रा कहापन। उसके बाद देखिए गौतम बुद्ध ने वैशाली में अंतिम वर्षावास किया था, उस वर्षावास की संख्या क्या थी? तो सही आंसर हो जाएगा 45वां। अगला क्वेश्चन देखिए कि बुद्ध का महापरिनिर्वाण कब हुआ था इनको? तो राइट आंसर हो जाएगा 483 ईसा पूर्व में, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि बुद्ध के महापरिनिर्वाण के पश्चात कौन बौद्ध संघ का प्रधान बना था? तो ये महाकश्यप, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि बिहार में हुए बौद्ध संगतियों के पश्चात कौन सा बौद्ध सिद्धांत का प्रतिपादन हुआ था? तो ये हुआ था आपका प्रतीत्य समुत्पाद का, ठीक है। ये कई बार आपको मिल चुका है फ्रेंड्स। अब जैन और बौद्धकालीन जो बिहार की विभूति है उनको हम कवर करेंगे। देखिए 12वें जैन तीर्थंकर वसुपूज्य का जन्म कहाँ हुआ था? बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए राइट आंसर जो हो जाएगा फ्रेंड्स इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है, चंपा। उसके बाद देखिएगा कि बिंबिसार कालीन मगध की चर्चा हुआ है, तो ये फ्रेंड्स कहाँ पर हुआ है? ये आपका हो जाएगा अथर्ववेद में भी, अंगुत्तर निकाय में भी और महाभारत में भी। उसको देखिए किस मगध सम्राट ने मगध की राजधानी राजगिरी से पाटलिपुत्र किया था? तो ये उदयन किया था, तो राइट आंसर उदयभद्र हो जाएगा। मगध सम्राट कालाशोक के शासनकाल में वैशाली में बौद्ध संगति हुई थी, तो वैशाली में जो है ये कौन सी द्वितीय बौद्ध संगति हुई थी? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर इसका हो जाएगा। 5वां प्रश्न देखिएगा किस नाट्य रचना में उल्लेख है कि नंद शासक घनानंद को गद्दी से हटा करके चंद्रगुप्त मौर्य ने मगध का शासक बना था? तो ये हो जाएगा मुद्रा राक्षस, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा शूद्रक का है, किस मगध सम्राट ने पाटलिपुत्र में द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन करवाया था? तो द्वितीय हो जाएगा आपका किसके समय में? तृतीय माफ करेंगे, तृतीय अशोक के समय में, ठीक है। उसके बाद देखिए किस खगोल शास्त्री ने सर्वप्रथम यह सिद्ध किया था कि प्रकृति के नियम के अनुसार सभी चीजें धरती पर गिरती है? तो ये ब्रह्मगुप्त हो जाएगा। उसके बाद देखिए गुप्तकालीन पशु विज्ञानी थे, तो गुप्तकालीन जो पशु विज्ञानी थे वे थे आपका पालकाल पे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि नालंदा विश्वविद्यालय के आचार्य विरोचन की रचना है? तो सही आंसर हो जाएगा इसमें रत्नवाद चक्र, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा रत्नवाद चक्र। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय का कौन आचार्य शांतिपा के नाम से प्रसिद्ध हुए थे? तो ये थे फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा रत्नाकर शांति। नेक्स्ट देखिएगा फ्रेंड्स अब मध्यकालीन बिहार के इतिहास को हम लोग कवर करेंगे, ठीक है। सभी के सभी जितने भी मध्यकालीन हैं, इसके बाद हम लोग आधुनिक बिहार को भी हम लोग कवर कर लेंगे। चलिए पहला क्वेश्चन देखिएगा। पहला क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि 8वीं शताब्दी के मध्य मौखरी वंशीय शासन की समाप्ति के बाद किस वंशीय शासन की नींव बिहार में पड़ी थी? तो ये हो जाएगा आपका पाल वंशीय। पाल वंश का संस्थापक गोपाल था। 750 ईस्वी में इसने पाल वंश की स्थापना की थी। पाल वंश की राजधानी मुंगेर थी। पाल वंशीय प्रथम शासक कौन था? तो ये गोपाल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर इसका हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि उदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना किस पाल वंशीय शासक ने करवाई थी? तो ये गोपाल प्रथम ने करवाया था। विक्रमशिला विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था? तो ये धर्मपाल था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि मुंगेर को अपनी राजधानी बनाने वाला पाल शासक कौन था? तो ये पाल शासक देवपाल था, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद देखिए किसमें बिहार में नुहानी शासन शुरू किया था? तो फ्रेंड्स ये किया था दरिया खान नुहानी ने। उसके बाद देखिए बाबर को किसने इब्राहिम लोदी पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित किया था? पानीपत का जो युद्ध हुआ था आपको याद है 1526 ईस्वी में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में, तो ये दौलत खां। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए शेर खान ने कब हुमायूं को पराजित किया था? तो सही आंसर इसका हो जाएगा चौसा का युद्ध 26 जून 1539 में, और 1540 में बेलग्राम का भी युद्ध हुआ था जो कि निर्णायक रहा था, और इसमें से जो है हुमायूं को शेरशाह ने हिंदुस्तान से खदेड़ दिया था। शेर खान ने कब हिंदुस्तान का बादशाह के रूप में राज्याभिषेक हुआ था? तो ये हो जाएगा 1540 में 10 जून 1540 को। बिहार की राजधानी बिहार शरीफ से किसने पटना कर दिया था? तो फ्रेंड्स ये किया था किसने? ये शेरशाह ने कर दिया था। उसके बाद देखिएगा कि बिहार में पाल युग के कांस्य से निर्मित मूर्ति की एक उन्नत शैली का विकास हुआ है। इस उन्नत शैली के निर्माण में निर्णायक देन है?
तो फ्रेंड्स इसमें देन है धीमन एवं विट्ठल पाल का। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेंस के दृष्टिकोण से भी। पालकालीन कलाकार धीमन और विट्ठल पाल कहाँ के निवासी थे? तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, ये थे नालंदा के। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि चित्रित पांडुलिपि अर्थशास्त्रिक प्रज्ञा परमित और पंचरक्ष किस युग के थे? तो देखिए अष्ट सहस्रिक और प्रज्ञा परमित और पंचरक्ष जो थे यह किस युग के थे? तो यह थे पाल युग के। उसके बाद देखिए पालकालीन चित्रकला का यहाँ पर देखिए भित्ति चित्र जो है, भित्ति चित्र कहाँ से प्राप्त हुआ है बताइए? तो देखिए राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, नालंदा। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि बिहार में प्रारंभिक तुर्क गतिविधियों के संदर्भ में महत्वपूर्ण जानकारी के प्रमुख स्रोत हैं। तो फ्रेंड्स ये हो जाएगा तबकाते नासिरी। उसके बाद देखिए पाल काल में श्रीनगर भुक्ति किसे कहा जाता था? तो फ्रेंड्स ये कहा जाता था मगध को। उसके बाद देखिए तिरहुत में फिरोज तुगलक ने किस वंश का शासन आरंभ करवाया था? तो ये हो जाएगा बैनवार वंश। उसके बाद देखिएगा कि संध्याकर नंदी किस पाल वंशीय राजा का राजकवि था? तो यह रामपाल का था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि मिथिला के कर्नाट शासकों का अंत किस सुल्तान के द्वारा किया गया? ये जो कर्नाट वंश था इसका स्थापना नान्यदेव ने किया था। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखेंगे। तो राइट आंसर इसका जो हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा गियासुद्दीन तुगलक। उसके बाद देखिए बख्तियार खिलजी का आक्रमण किस पाल वंशीय शासक के कार्यकाल में हुआ था? तो ये हुआ था फ्रेंड्स रामपाल के शासनकाल में। बख्तियार खिलजी का आक्रमण बिहार में कब हुआ था? तो ये हुआ था 1197 में। उसके बाद देखिए तिरहुत में एक टकसाल शहर की नींव किसने डाली थी? तो फ्रेंड्स देखिए टकसाल शहर की नींव डाली थी किसने? तो ये डाला था गियासुद्दीन तुगलक ने। देखिए किस तिब्बती बौद्ध यात्री ने नालंदा और उदंतपुरी में हुए बख्तियार खिलजी के आक्रमण का वर्णन किया है? तो फ्रेंड्स ये हो जाएगा धर्म स्वामिन ने। उसके बाद देखिए तुगलक काल में बिहार की राजधानी कहाँ स्थापित था? तो फ्रेंड्स ये बिहार शरीफ में था। बिहार में तुर्क सत्ता की स्थापना कब हुई? तो फ्रेंड्स ये हुई थी 1198 ईस्वी में। उसके बाद देखिए बख्तियार खिलजी ने अपनी राजधानी कहाँ स्थापित किया था? तो फ्रेंड्स ये किया था उदंतपुर में। 27 नंबर देखिए बख्तियार खिलजी की हत्या सैनिक अधिकारी अली मर्दान खान ने कहाँ पर कर दी थी? तो इसने किया था देवकोट में। उसके बाद देखिए बख्तियार खिलजी के शव को दफनाया गया, ये प्रश्न पूछा जाता है, तो ध्यान रखिएगा बिहार शरीफ में। उसके बाद देखिए इतिहास पुस्तकें रियास उस सलातीन और तबकाते नासिरी में किस तुर्क शासक का प्रशासनिक जानकारी उपलब्ध है? अच्छा ये बताइएगा कि तबकाते नासिरी को लिखा किसने है? ठीक है फ्रेंड्स, चलिए राइट आंसर मैं बता देता हूँ, इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बख्तियार खिलजी। उसके बाद देखिए मोहम्मद बिन तुगलक ने बिहार के किस नगर का नाम तुगलकपुर कर दिया? तो ये किसने किया था? तिरहुत का नाम, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बिहार को दिल्ली सल्तनत के अधीन किसने जो है किया था? दिल्ली सल्तनत के अधीन। तो फ्रेंड्स ये क्या था? इल्तुतमिश ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि इल्तुतमिश ने किससे पराजित कर बिहार पर अधिकार कर लिया? तो ये हुसामुद्दीन एवाज को। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि मिथिला के कर्नाट वंश के शासक हरिसिंह देव को पराजित करने वाला सुल्तान कौन था? तो ये हरिसिंह देव जो थे ये एक कर्नाट वंश के आखिरी शासक थे। अभी मैंने बताया था कि नान्यादेव जो थे ये कर्नाट वंश के संस्थापक थे। राइट आंसर इसका हो जाएगा आपका गियासुद्दीन तुगलक। अगला क्वेश्चन देखिएगा फ्रेंड्स, यहाँ से अब मुगलकालीन बिहार से संबंधित क्वेश्चन को कवर करेंगे। किस मुगल बादशाह ने जजिया कर बंद कर देने का आदेश दिया था? तो सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? सही आंसर बताइए फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? तो देखिए फ्रेंड्स राइट आंसर जो होगा इसका हो जाएगा आपका रफ़ी उद दरजत ने। ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि सैयद बंधुओं के नियंत्रण और निगरानी में कौन मुगल बादशाह रहा था? तो देखिए ये रहा था रफ़ी उद, यहाँ पर देखिए रवि उद दौला। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इस पर जो था केवल जो था बादशाह का कोई जो है अधिकार नहीं चलता था, केवल और केवल जो चलता था ये सैयद बंधुओं का चलता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि किस मुगल शासक के काल में बिहार पर बंगाल के नवाबों का नियंत्रण स्थापित हुआ? तो फ्रेंड्स ये होता बहादुर शाह प्रथम के शासनकाल में। बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुए युद्ध में के समय बिहार का शासक कौन था? पानीपत का जो युद्ध हुआ था 1526 में, उस समय जो था उस समय कौन था? तो फ्रेंड्स उस समय था बहार खान उहानी। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए किस मुगल शासक का राज्याभिषेक पटना में हुआ था? तो पटना में हुआ था फर्रुखसियर का, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए घाघरा के युद्ध में बाबर को क्या हासिल हुआ था? अच्छा घाघरा का युद्ध जो है यह बाबर और अफगान के बीच में हुआ था, जिसमें बाबर जीत गया था। ठीक है, राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, उपयुक्त सभी ध्यान रखिएगा। 7वां प्रश्न देखिए पटना चित्रकला शैली की नींव किसके सूबेदारी काल में पड़ी थी? तो सही आंसर हो जाएगा अजीम। ठीक है फ्रेंड्स, अजीम, शाहजादा अजीम, राजकुमार अजीम, जो भी कहिए, जिसने अजीमाबाद नाम रखा था पटना का। उसको देखिए बाबर के समय बिहार का कुल वार्षिक राजस्व था, तो ये था फ्रेंड्स 4,05,60,000 रुपया। हुमायूं के समय बिहार पर किसका अधिकार था? तो ये अफगानियों का था।
पटना को अजीमाबाद नाम दिया था? तो अभी मैंने बताया था अजीम ने, यह औरंगजेब का पौत्र था। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा कि बिहार को सर्वप्रथम अपने साम्राज्य में मिलाने वाला मुगल शासक कौन था? तो फ्रेंड्स यह अकबर था। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि बिहार को मुगल साम्राज्य में सूबा यानी कि प्रांत का दर्जा दिया गया था कब? तो ये दिया गया था 1580 में। उसके बाद देखिएगा कि मुगल सूबा यानी कि मुगल प्रांत बनने के उपरांत बिहार का पहला मनसबदार यानी कि पहला गवर्नर कौन बना था? तो फ्रेंड्स ये बना था मुजफ्फर खां तुर्बती। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा इसको। देखिए अकबरकालीन बिहार कितने भागों में विभक्त था? तो फ्रेंड्स ये था 6 भागों में। किस वर्ष शाहजादा आजम को बिहार की सूबेदारी मिली थी? शाहजादा आजम को बताइए। तो देखिए 1677 ईस्वी में जो है कुछ समय के लिए औरंगजेब का जो तीसरा पुत्र था शाहजादा आजम, उसको सूबेदारी मिली थी, परंतु शीघ्र ही उसे बंगाल भेज दिया गया था। तो ये 1677 हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि हिंदुओं से कितना प्रतिशत कर जजिया के रूप में वसूला जाता था? बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए फ्रेंड्स राइट आंसर जो है इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 5%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि अकबरकालीन बिहार के 7 सरकारों द्वारा कितना वार्षिक राजस्व प्राप्त करता था? तो सही आंसर हो जाएगा इसका 43,17,044 रुपया। किसके सूबेदारी काल में 10वें सिख गुरु गुरु गोविंद सिंह का जन्म पटना में हुआ था? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा लश्कर खां। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि कुंवर मानसिंह को कब बिहार का मनसबदार यानी कि सूबेदार बनाया गया था? तो सही आंसर हो जाएगा 1587 में। मुमताज महल का भाई शाइस्ता खां किस वर्ष बिहार का सूबेदार बना था? तो शाइस्ता खां जो है फ्रेंड्स ये बना था 1639 में। ये भी पूछा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा कि पटना में बागे जफर खां का निर्माण किस सूबेदार ने करवाया था? तो इसका निर्माण शहीद खां ने करवाया था। किस सूबेदारी काल में अंग्रेज यात्री बर्नियर पटना आया था? तो देखिए ध्यान दीजिएगा, बर्नियर जो आया था फ्रेंड्स यह 1666 ईस्वी में आया था, और उसमें कौन था? लश्कर खां था। लश्कर खां का जो समय था ये 1664 से लेकर के 1668 तक था, और 1666 में पटना आया था बर्नियर। 8 दिन वह पटना में रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा, अगला क्वेश्चन है 23 नंबर कि अकबर द्वारा संपूर्ण बिहार पर नियंत्रण कर लेने के पश्चात प्रशासनिक सुविधा की दृष्टि से बिहार को कितने परगनों में बांटा गया था? तो बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 199। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा कि शाहजादा मुराद का कब्र पटना के किस स्थान पर है? तो यह है गंगा नदी के तट पर। उसके बाद देखिए किसने पटना में एक मदरसे का निर्माण 1629 में करवाया था? तो फ्रेंड्स ये करवाया था सैफ खान ने। नेक्स्ट देखिएगा कि जहांगीर ने अकबरकालीन बिहार के मनसबदार यानी कि सूबेदार के स्थान पर किसे बिहार का मनसबदार नियुक्त किया था? तो फ्रेंड्स ये क्या था? लाल बेग यानी कि बाज बहादुर को। 27 नंबर देखिए किस मुगल शहजादे के नाम पर पटना में मुरादपुर नामकरण हुआ था? तो ये है मुराद। ठीक है, और अजीमाबाद अजीम के नाम पर। अकबर के काल में बिहार प्रांतीय सूबा प्रशासन प्रमुख को उसके बाद देखिए सिपहसलान कहा जाता था, परंतु उसके उत्तराधिकारी के काल में प्रांतीय प्रशासन प्रमुख का जो है क्या नामकरण किया गया? तो सही आंसर इसका हो जाएगा सूबेदार। बिहार के मनेर स्थित शाह दौलत का मकबरा किस सूबेदार ने बनवाया था? तो फ्रेंड्स ये बनाया था इब्राहिम खान ने। 30 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए कि अकबर ने बंगाल तथा बिहार को मुगल साम्राज्य में किस वर्ष मिलाया? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर इसका हो जाएगा 1576 में। किसकी विद्वता से प्रसन्न होकर अकबर ने 1556-57 में यहाँ पर देखिएगा पुरस्कार स्वरूप जो है मिथिला का राज्य दे दिया था? तो सही आंसर हो जाएगा महेश ठाकुर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि शाहजादा खुर्रम ने 1622-24 के वर्ष में विद्रोह कर बिहार के किन क्षेत्रों पर अपना अधिकार कर लिया था? तो ये कर लिया था आपका सभी जगह पर। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 33 नंबर देखिएगा कि जहांगीर ने अपने पुत्र शाहजादा परवेज को किस वर्ष बिहार का सूबेदार बनाया था? तो फ्रेंड्स ये 1621 में बनाया था। अब यहाँ से काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक शुरू हो रहा है, आधुनिक काल। ठीक है, तो देखिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, मध्यकालीन बिहार में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का मुख्य केंद्र क्या था? बताइए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पटना भागलपुर। उसके बाद देखिए सबसे पहले बिहार पहुंचने वाला यूरोपीय व्यापारी कौन था? तो फ्रेंड्स ये पुर्तगाली थे, ध्यान रखिएगा। डच व्यापारियों ने किस वर्ष पटना में फैक्ट्री स्थापित किया था? तो 1632 में। ये प्रश्न तो कई बार पूछा जा चुका है। उसके बाद देखिए अंग्रेज व्यापारियों ने पटना में किस वर्ष फैक्ट्री स्थापित किया था? तो अंग्रेजों ने 1651 में किया था। फ्रांसीसी व्यापारियों का व्यापारिक केंद्र था? तो फ्रेंड्स यह था गया। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका चंद्रनगर हो जाएगा, माफ करेंगे, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा चंद्रनगर। छठा प्रश्न देखिएगा कि यूरोपीय व्यापारियों के भारत आकर व्यापार करने के कारण क्या थे? तो देखिए इनके कारण जो थे, ये कारण क्या है? उपयुक्त सभी हो जाएंगे। ठीक है, सभी हो जाएंगे, पढ़ लीजिएगा।
नेक्स्ट देखिएगा किस मुगल शाहजादे ने बिहार के यूरोपीय व्यापारियों को भ्रष्ट तरीकों से खालसा भूमि प्रदान करने लगा था। तो ये हो जाएगा फर्रुखसियर जो था ये करने लगा था। किस मुगल शाहजादे ने धन प्राप्ति के लिए यूरोपीय व्यापारियों को पटना में लूट लिया था? तो ये लूटा था फर्रुखसियर ने। औपनिवेशिक कंपनी सरकार की स्थापना किस वर्ष हुआ था? तो फ्रेंड्स ये 1765 में हुआ था। बिहार में औपनिवेशिक कंपनी सरकार का द्वैध शासन रहा था। तो फ्रेंड्स ये रहा था 1665 से 1772 तक। उसके बाद देखिए बिहार, बंगाल और उड़ीसा की दीवानी यानी कि राजस्व प्रशासन प्राप्त करने पर कंपनी सरकार कितने रुपये मुगल बादशाह शाह आलम को प्रतिवर्ष देना स्वीकार किया था? तो ये 26 लाख। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि बिहार में कंपनी सरकार स्थापित होते बिहार नायाब कौन बना था? तो फ्रेंड्स ये बनाया गया था सीताब राय को। ठीक है, प्रमुख प्रशासनिक अधिकारी होता था नायब, ये बनाया गया था सीताब राय को। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा कि किस यूरोपीय यात्री ने मुगल काल में पटना की जनसंख्या 2 लाख बताया है? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर, टैवर्नी है। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा कि कंपनी सरकार को बिहार, बंगाल, उड़ीसा से प्रतिवर्ष कितने लाख पाउंड राजस्व की प्राप्ति होती थी? तो ये होती थी 30। ठीक है, 30 लाख पाउंड। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा कि बिहार में द्वैध यानी कि दोहरा शासन से अराजकता फैल गई। इस अराजकता के समय चौथ वसूलते थे, तो ये मराठे वसूलते थे। ठीक है, चौथ आपको याद होगा। और सरदेशमुखी, अंग्रेज बिहार में किससे भयभीत रहते थे? तो ये रहते थे मराठों से। उसके बाद 17 नंबर देखिए, कंपनी सरकार के कार्यकाल में किस वर्ष बिहार में भीषण अकाल पड़ा था? तो फ्रेंड्स ये 1770 में पड़ा था। कंपनी सरकार की हस्तक्षेप नीति के कारण थे? तो देखिए राइट आंसर इसमें से सभी हो जाएगा। ठीक है, उपयुक्त सभी हो जाएगा। राजस्व वसूली, प्रशासनिक पकड़ मजबूत करना और सभी नियंत्रण में रखना, सभी को अपने कंट्रोल में रखना। बिहार में नोनिया विद्रोह जो है इसका कारण क्या था? तो नोनिया विद्रोह का कारण सोरा था। सोरा, अफीम, इन सब का व्यापार होता था। देश को गुलामी से मुक्त कराना सबसे बड़ा धर्म है। पराधीनता की मुक्ति के लिए अपने को होम कर दो। सन्यासी विद्रोह के समय यह उद्घोष किसका था? बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए फ्रेंड्स राइट आंसर जो हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सन्यासी गुरुओं का। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि बीरभूम जिले वर्तमान संथाल परगना है में किस जनजाति ने कंपनी सरकार के विरुद्ध जो है संघर्ष किया था, इनका विरोध किया था? तो ये हो जाएगा पहाड़ियाँ। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा कि मुंडा विद्रोह जो है यह किस वर्ष हुआ था? तो यह 1831 में। संथाल विद्रोह किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? तो संथाल विद्रोह जो है फ्रेंड्स यह प्रारंभ हुआ था 1855 हो जाएगा। लोटा विद्रोह किस जिले में हुआ था? लोटा विद्रोह जो है यह हुआ था मुजफ्फरपुर में, ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए बहावी आंदोलन का प्रमुख केंद्र, तो ये पटना था। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स अब जो है यहाँ से बिहार में स्वाधीनता जो संघर्ष हैं इनके जो प्रारंभिक चरण है 1857 की क्रांति से जुड़े सभी क्वेश्चंस को हम कवर करेंगे। पहला क्वेश्चन है कि बिहार में 1857 का सैनिक विद्रोह कहाँ से शुरू हुआ था? तो बिहार में पहला विद्रोह 12 जून 1857 को देवघर जिले के, जो वर्तमान में अभी झारखंड में है, रोहिणी गांव से हुआ था। तो रोहिणी हो जाएगा 12 जून 1857। बिहार में पहला सैनिक विद्रोह कब हुआ था? तो देखिए यहाँ पर अभी मैंने बताया 12 जून 1857। दानापुर छावनी में भारतीय सैनिकों ने कब विद्रोह किया था? तो फ्रेंड्स याद रखिएगा 25 जुलाई 1857 को। विद्रोही भारतीय सैनिकों ने किसे अपना नेता चुना? तो वीर कुंवर सिंह को चुना था। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। बिहारी यहाँ हो जाता तो ज़्यादा बेटर होता। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा कि दानापुर छावनी के किस बटालियन के भारतीय सैनिकों ने विद्रोह किया था? तो राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी 7वीं, 8वीं और 40वीं बटालियन। कुंवर सिंह ने कब अपना लंबा अभियान शुरू किया? तो फ्रेंड्स इन्होंने किया था 13 अगस्त 1857 से। उसके बाद देखिए विद्रोही सैनिकों ने कब आरा शहर पर कब्जा कर लिया? तो ये 26 जुलाई 1857 को। पटना में किसने विद्रोह की शुरुआत की थी? तो देखिए पटना में जो है 3 जुलाई 1857 को पीर अली के नेतृत्व में विद्रोह प्रारंभ हुआ, परंतु अगले दिन जो है 4 जुलाई के दिन इनको जो है गिरफ्तार कर दिया गया। 4 जुलाई के दिन संध्या में। सिर्फ आपको ध्यान रखना पटना में जो है 1857 की क्रांति थी, इसका नेतृत्व किसने किया था? तो पीर अली खान ने किया था। उसके बाद 9 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि विद्रोहियों ने कब गया शहर पर कब्जा कर लिया था? तो ये कर लिया था 3 अगस्त 1857 को। चंपारण के विद्रोहियों ने किस अंग्रेज अधिकारी की हत्या कर दिया था? सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मेजर होम्स। उसके बाद देखिए कि माधव सिंह, जयमंगल पांडे, नादिर अली, सुरेंद्र शाही आदि किस क्षेत्र से विद्रोही सैनिकों के नेता थे? याद रखिएगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये हजारीबाग हो जाएगा। छोटा नागपुर में विद्रोहियों का नेता कौन था? तो ये हो जाएगा ठाकुर विश्वनाथ शाहदेव। नेक्स्ट देखिएगा पलामू क्षेत्र में किसके नेतृत्व में लड़ाई लड़ी गई थी? तो ये नीलांबर पीताम्बर। ठीक है, नीलांबर और पीताम्बर के नेतृत्व में।
जगदीशपुर में किसके नेतृत्व में समानांतर सरकार की स्थापना की गई थी? तो फ्रेंड्स ये अमर सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा कि जगदीशपुर में अमर सिंह के नेतृत्व में स्थापित सरकार का प्रधान कौन था? तो इसका प्रधान हरिकिशन सिंह थे। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ये सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट है। 1857 के विद्रोह से बिहार का कौन सा भाग अप्रभावित रहा था? तो यह भाग था मुंगेर। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर इसका। उसके बाद 17 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि अंग्रेजों के प्रति निष्ठा रखने वाला राजा ने अपने राज्य में कुंवर सिंह को प्रवेश की अनुमति नहीं दी थी। उसका नाम क्या था? कहाँ का राजा था? तो फ्रेंड्स वो था रीवा का राजा। ठीक है। उसके बाद देखिएगा कि कुंवर सिंह ने किस अंग्रेज कैप्टन के साथ अंतिम युद्ध किया था? तो यह था डगलस। ठीक है फ्रेंड्स, डगलस के साथ। आपको याद भी होगा कि जब इन्होंने जब जगदीशपुर जा रहे थे उसी क्रम में इन्होंने जो है आखिरी जो है लड़ाई डगलस के साथ किया था। ठीक है, जब ये वापस जगदीशपुर जा रहे थे 22 अप्रैल 1858 को, तो उसी समय जो है डगलस के सैनिकों ने कुंवर सिंह पर जो है गोली का निशाना लगाया और उनके हाथ में और जांग में गोली लगी थी और उन्होंने अपना हाथ काट करके गंगा माँ को समर्पित कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है कि कुंवर सिंह ने किस युद्ध में नाना साहब, यहाँ साहब बना लीजिएगा, नाना साहब को सहयोग किया था? बताइए। तो देखिए ये जो थे इन्होंने 29 सितंबर 1857 को कुंवर सिंह बांदा पहुंचे और कलापी होते हुए कुंवर सिंह ग्वालियर पहुंचे। नाना साहब और तात्या टोपे के साथ कानपुर पर हमला किया गया, परंतु कानपुर में विद्रोही जो सेना थी उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। तो ये कानपुर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट सिंह ने आजमगढ़ पर कब अधिकार कर लिया था? तो राइट आंसर हो जाएगा 26 मार्च 1858 को। उसके बाद देखिए 1858 के विद्रोह के समय पटना का आयुक्त यानी कि कमिश्नर कौन था? तो फ्रेंड्स यह था विलियम टेलर। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है आपको। उसके बाद देखिएगा 1857 के आंदोलन के दौरान किसने अंग्रेजों के विरुद्ध छापामार युद्ध करता रहा था? तो फ्रेंड्स ये थे अमर सिंह। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 23 नंबर, किस अंग्रेज अधिकारी ने कुंवर सिंह को मिलने के लिए पटना आमंत्रित किया था? तो ये क्या था? टेलर। 25 नंबर देखिएगा कि कुंवर सिंह के छोटे भाई व छापामार युद्ध के योद्धा अमर सिंह को किसने गिरफ्तार किया था? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, जंग बहादुर ने। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जंग बहादुर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स हमारा, अब यहाँ से हम लोग स्वतंत्रता आंदोलन के जितने भी चरण थे जिसमें कि विभिन्न प्रकार के आंदोलन हुए थे उनसे संबंधित क्वेश्चन को कवर करेंगे। देखिए पहला क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि स्वदेशी आंदोलन का प्रणेता कौन था? तो देखिए राइट आंसर जो हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सखाराम गणेश देवस्कर। ध्यान रखेंगे, देशेर कथा नामक जो पुस्तक थी, देशेर कथा, इसको किसने लिखा था? तो सखाराम गणेश देवस्कर ने। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा कि देशेर कथा यानी कि देश की बात के लेखक कौन था? तो अभी मैंने बताया था कि सखाराम गणेश देवस्कर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि औपनिवेशिक अर्थशास्त्र के रहस्य को सर्वप्रथम प्रकट किया था, तो किसने किया था फ्रेंड्स? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, सखाराम गणेश देवस्कर ने। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा कि क्रांतिकारी संगठन अनुशीलन समिति की एक शाखा पटना में स्थापित किया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो सचिंद्र सन्याल ने किया था। ठीक है। उसके बाद देखिएगा कि सखाराम गणेश देवस्कर ने किसे मारवाड़ी व्यापारियों को स्वदेशी व्यापार से जोड़ने के लिए कार्य करने को कहा था? तो सही आंसर हो जाएगा नागरमल मोदी को। ठीक है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि स्वदेशी आंदोलन के दौरान बिहार के किस पत्रिका पर प्रतिबंध लगा दिया गया था? तो पाटलिपुत्र, सतयुग और स्वराज का था, सभी पर लगा दिया गया था। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। स्वदेशी आंदोलन को प्रोत्साहित करने वाली पुस्तक देश का धन का लेखक कौन था? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, राधा मोहन गोकुल। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि किस वायसराय के इशारे पर, देखिएगा किस वायसराय के इशारे पर एलन वक्टिवियन ह्यूम ने, यहाँ ह्यूम बना लीजिएगा, भारतीय राष्ट्रीय संघ यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में किया था? तो राइट आंसर लॉर्ड डफरिन हो जाएगा। ठीक है, उस समय लॉर्ड डफरिन का कार्यकाल था। उसके बाद देखिएगा 9 नंबर क्वेश्चन कि किस राष्ट्रवादी नेता ने एओ ह्यूम द्वारा स्थापित भारतीय राष्ट्रीय संघ को अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के रूप में परिवर्तित किया था? तो ये क्या था? लोकमान्य तिलक ने। उसके बाद देखिए किस गर्म दल के नेता की गिरफ्तारी से जून 1908 में पूरे बिहार में विरोध दिवस मनाया गया था? तो सही आंसर हो जाएगा लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक। उसके बाद देखिए लोकमान्य तिलक ने कब होम रूल लीग की स्थापना किया था इन्होंने? तो 28 अप्रैल 1916 को। राजकुमार शुक्ल को किसने गांधी जी से मिलने की सलाह दी थी? बताइए। तो देखिए फ्रेंड्स ये जो थे मिले थे, ये राजकुमार शुक्ल जो थे कानपुर में किनसे मिले थे? तो गणेश शंकर विद्यार्थी से मिले थे और इन्होंने ही जो है प्रताप समाचार पत्र का संपादन किया था गणेश शंकर विद्यार्थी ने। और गणेश शंकर विद्यार्थी जो थे इन्होंने चंपारण के अंधेरा नाम से एक लेख लिखा था और गांधी जी से मिलने की सलाह दी थी राजकुमार शुक्ल को। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। गांधी जी कब अपने सहयोगियों के साथ मोतिहारी पहुंचे थे? तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर जो है फ्रेंड्स इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 16 अप्रैल 1917 को। उसके बाद देखिए चंपारण सत्याग्रह आंदोलन के दौरान तिरहुत प्रमंडल का आयुक्त कौन था? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये था LF मर्सेड। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए चंपारण संबंधी विवाद को हल करने के लिए चंपारण एग्रेरियन कमेटी का गठन कहाँ हुआ था? तो फ्रेंड्स इस कमेटी का गठन रांची में किया गया था। चंपारण अधिनियम का जन्म कब हुआ था?
तो राइट आंसर हो जाएगा ये 8 मार्च 1918 को। रॉलेट एक्ट जो था ये पारित कब हुआ था? तो रॉलेट एक्ट पारित हुआ था 21 मार्च 1919 को। रॉलेट एक्ट को किसने काला कानून की संज्ञा दी थी? तो फ्रेंड्स ये दिया था किसने? महात्मा गांधी ने। खिलाफत आंदोलन को व्यापक करने के लिए कब संपूर्ण बिहार में हड़ताल यानी कि बंद रखा गया था? तो सही आंसर हो जाएगा 19 मार्च 1920 को। कांग्रेस की किस अधिवेशन में असहयोग का प्रस्ताव पास हुआ था? तो फ्रेंड्स ये हुआ था कोलकाता अधिवेशन में। बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस की स्थापना कब हुई थी? बताइए। तो देखिए 1906 में हुआ था। किसने किया था? तो श्री कृष्ण सिंह और श्री तेजस्वी प्रसाद ने किया था। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि बिहार में राष्ट्रीय चेतना जागरण के क्या कारण थे? तो सही आंसर इनमें से उपयुक्त सभी हो जाएगा। ठीक है, उपयुक्त सभी हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि बिहार छात्र परिषद का गठन किया था। तो फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा इसका 23 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, राजेंद्र प्रसाद। उसके बाद देखिएगा कि बिहार प्रांतीय सम्मेलन का पहला अधिवेशन 1908 में कहाँ पर हुआ था? तो फ्रेंड्स ये पटना में हुआ था। ठीक है, और उसी समय बिहार को अलग करने की मांग भी की गई थी। उसके बाद देखिए बिहार में कब होम रूल लीग की स्थापना हुई थी? तो ये हुई थी 16 दिसंबर 1916 को। बिहार में होम रूल आंदोलन के संस्थापक कौन थे? तो आपको याद होगा, ये थे फ्रेंड्स कौन? बताइए। राइट आंसर हो जाएगा मजहरुल हक, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा। 27 नंबर है कि पटना होम रूल लीग के किस नेता ने विजयादशमी के दिन भारत माता की पूजा आरंभ करने का विचार रखा था? तो राइट आंसर हो जाएगा रामपूरन चंद्र। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा 28 नंबर कि बिहार के किस जिले में होम रूल का प्रचार नहीं हुआ था? तो ये हो जाएगा आपका चंपारण में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा कि गो हत्या रोकने के लिए बिहार में गोरक्षिणी सभाओं का स्थापना हुई थी। तो फ्रेंड्स ये किया गया था 1893 में। स्वदेशी आंदोलन के सक्रिय सदस्य खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी 30 अप्रैल 1908 को किसकी हत्या करना चाहते थे? तो सही आंसर हो जाएगा किंग्सफोर्ड की। ठीक है, उसके बाद देखिए मुजफ्फरपुर बम कांड, जो कि यहाँ पर डेट भी लिखा गया है, 1908 में हुआ था। मुजफ्फरपुर बम कांड का दोषी ठहराकर किसे फांसी दिया गया था? फांसी दिया गया था खुदीराम बोस को। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, और प्रफुल्ल चाकी ने आत्महत्या कर लिया था। क्रांतिकारी नेता खुदीराम बोस को फांसी दी गई थी। ये डेट आप याद रखेंगे फ्रेंड्स, 11 अप्रैल 1908 को। स्वदेशी आंदोलन के दौरान प्रकाशित पत्रिका स्वराज कथा का संपादन किया था। बताइए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? तो बाल मुकुंद वाजपेयी ने। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, किस क्रांतिकारी पर तिरहुत षड्यंत्र मुकदमा चला था? तो ये हो जाएगा योगेंद्र शुक्ल पर। बिहार के किस क्रांतिकारी नेता ने 1928 के हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की बैठक में सम्मिलित हुए थे? तो राइट आंसर फणींद्र नाथ घोष हो जाएगा। उसका देखिए पटना क्रांतिकारी के नेता थे। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका मनीन्द्र नारायण राय। बिहार युवक संघ की स्थापना हुई थी। तो फ्रेंड्स ये 1928 में हुई थी। ठीक है, ध्यान रखेंगे 1928 में हुई थी। चलिए, प्रोफेसर ज्ञान साहा के नेतृत्व में 1928 में मोतिहारी में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा। हम यहाँ से आधुनिक बिहार के गठन से संबंधित क्वेश्चन को कवर करेंगे हम। ठीक है, चलिए उसके बाद क्वेश्चन नंबर देखिएगा कि पहला क्वेश्चन है कि मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को कब बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी यानी कि राजस्व प्रदान किया गया था? तो फ्रेंड्स आपको याद होगा ये कब किया गया था? बताइए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 12 अगस्त 1765 को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा। कंपनी सरकार की राजधानी थी, तो ये कोलकाता थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि बिहार में कंपनी सरकार का प्रशासन शुरू होते प्रशासन में किनका वर्चस्व स्थापित हो गया था? तो ये हो गया था बंगालियों का। उसके बाद देखिए बिहार के प्रशासन पर बंगालियों का वर्चस्व हो जाने पर बिहार के किस समाचार पत्र में व्यंग्यात्मक टिप्पणियां हुआ करता था? तो ये था बिहार टाइम्स। किनके संपादन में बिहार टाइम्स निकला करता था? तो राइट आंसर हो जाएगा महेश नारायण के। ठीक है फ्रेंड्स, महेश नारायण के, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा कि बिहार टाइम्स कब से निकलना शुरू हुआ था? तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर फ्रेंड्स इसका जो है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 1894 में। उसके बाद देखिए बिहार के किस उपराज्यपाल को महेश नारायण ने 1894 में बिहार को बंगाल से अलग करने का ज्ञापन दिया था? तो सही आंसर हो जाएगा चार्ल्स इलियट। उसके बाद देखिएगा कि बिहार को बंगाल से अलग करने संबंधी लेख द पार्टीशन ऑफ द लोअर प्रोविंस इन अल्टरनेटिव प्रोपोजल 1904 में हिंदुस्तान रिव्यू में प्रकाशित हुआ था। यह किसके द्वारा लिखा गया था? तो फ्रेंड्स यह जो लिखा गया था यह सच्चिदानंद सिन्हा के द्वारा। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा इसको। उसके बाद देखिएगा कि बंगाल का बंटवारा सांप्रदायिक आधार पर किस वायसराय ने 1904 में किया था? तो ये हो जाएगा लॉर्ड कर्जन। ठीक है, उसके बाद देखिएगा क्वेश्चन नंबर 10 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 है कि सच्चिदानंद और महेश नारायण के विद्वतापूर्ण लेख के आधार पर बिहार को बंगाल से अलग करने संबंधी पुस्तक का निर्माण किया गया था। तो अभी हम लोगों ने इसके बारे में पढ़ा भी है कि पार्टीशन ऑफ बंगाल एंड सेपरेशन ऑफ बिहार। ठीक है,
नेक्स्ट देखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखिए, बिहार को बंगाल से अलग करने संबंधी बिहार प्रादेशिक सम्मेलन का दूसरा अधिवेशन भागलपुर में हुआ था, जिसमें बिहार को पृथक राज्य का दर्जा देने की मांग की गई थी। यह अधिवेशन कब भागलपुर में हुआ था? तो ये हुआ था 9 से 10 अप्रैल 1910 को। उसके बाद देखिए, इंग्लैंड का सम्राट जॉर्ज पंचम का शाही दरबार 1911 में कहाँ हुआ था? तो फ्रेंड्स, ये हुआ था दिल्ली में, ठीक है। और इसी में जो है दिल्ली को राजधानी बनाए जाने की घोषणा की गई थी। बंगाल विभाजन को रद्द किया गया था। जॉर्ज पंचम के शाही दरबार में बिहार को, यानी कि उड़ीसा सहित बिहार जो था, बंगाल से अलग करने की घोषणा कब की गई थी? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा आपका 12 दिसंबर 1911 को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि बिहार उड़ीसा संयुक्त प्रांत गठन करने संबंधी अधिसूचना सरकार की ओर से जारी हुआ था। तो ये जारी हुआ था 22 मार्च 1912 को, ठीक है फ्रेंड्स। और विधिवत जो है ये अलग कब हुआ था, हम लोग आगे पढ़ेंगे। बिहार प्रांत का जो है औपचारिक गठन विधिवत रूप से जो है ये कब किया गया था? तो ये किया गया था 1 अप्रैल 1912 को। ये सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट है। बिहार को उड़ीसा से कब अलग किया गया था? चलिए, बिहार को उड़ीसा से अलग कब किया गया था, इसका आंसर आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। बिहार उड़ीसा बंटवारे के बाद विवादित क्षेत्र रहा था। तो ये विवादित क्षेत्र जो था ये सरायकेला खरसावां था, ठीक है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद 18 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि बिहार के कितने प्रतिशत भूभाग को काट करके झारखंड राज्य का निर्माण किया गया? तो फ्रेंड्स, ये हो जाएगा 46%, ठीक है। बिहार के दक्षिणी हिस्से को काट करके कब झारखंड राज्य का निर्माण किया गया? तो 15 नवंबर सन 2000 को। उसके बाद देखिएगा कि बिहार के किस मुख्यमंत्री के कार्यकाल में बिहार के दक्षिणी हिस्से को काट करके झारखंड राज्य का निर्माण हुआ था? फ्रेंड्स, पूरा इतिहास हमने बिहार का कवर कर लिया है, 300 से अधिक क्वेश्चन। प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा और इसका आंसर आप कमेंट करके